नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील सत्यार्थ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वस्थ रहने की कुंजी यानी कि वात, पित्त और कफ के बारे में। वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो यह जरूर जान जाएंगे कि वात, पित्त और कफ क्या है और इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं यह हमारे शरीर पर किस प्रकार से नियंत्रण रखता है और कौन कौन से रोगों से होने से हमें बचाता है। इन सभी विषयों में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पे अगर आपको पूरा देखना है तो बने रहिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं स्वस्थ रहने की कुंजियों के विषय में। स्वास्थ्य का वास्तविक अर्थ शरीर निरोगी रहे केवल इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि शरीर के साथ साथ मन भी निरोगी रहेगा तभी स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। अधिकांश बीमारियों की जड़ साइकोसोमेटिक स्थिति को माना गया है, जो सीधे सीधे मन की अवस्था से जुड़ी हुई है। अर्थात अगर हमारा मन अच्छा है, चित्त सुखी है, तो बीमारियां भी कम से कम होंगी। बीमारियों का दूसरा बड़ा कारण शरीर के ऊपर बाहरी वातावरण का प्रभाव अर्थात सर्दी, गर्मी, बरसात आदि मौसमों का परिवर्तन, कीटाणुओं, रोगाणुओं का तथा दूषित वातावरण का प्रभाव या आकस्मिक दुर्घटना, जघन्य प्रभाव, इन सब कारणों के कारण भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। कोई भी बीमारी हमारे शरीर में धीरे धीरे ही आती है। इसकी शुरुआत कब होती है हमें पता ही नहीं चलता। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसीलिए घरेलू चिकित्सा भी इन्हीं पंच तत्वों पर आधारित रहती है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं: वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। यह तीनों दोष प्रत्येक मनुष्य में उपस्थित रहते हैं। जिस व्यक्ति में तीनों दोषों में से जो दोष प्रधान होता है उस व्यक्ति को उसी दोष की प्रधानता वाला व्यक्ति कहते हैं। इसलिए उस व्यक्ति में उस दोष की प्रधानता वाले रोग ही पाए जाते हैं। आइए जानते हैं वात दोष के विषय में। वात अर्थात वायु। आयुर्वेद में वात को गतिशील बताया गया है, इसलिए यह एक प्रकार की ऊर्जा भी है। वायु की प्रकृति है कि वह हमारे शरीर को संचालित करती है। यह ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क तक की यात्रा पूरी करती है। यह वायु किसी भी विचार को चेतना के रूप में रूपांतरित करने में सहायक होती है और वर्तमान अनुभवों को स्मृतियों में परिवर्तित करने की शक्ति भी वायु में ही होती है। अर्थात वायु प्राकृतिक रूप से हल्की और शुष्क होती है और यदि यह अनियमित और दूषित हो जाए तो वायु संबंधित रोग पैदा होते हैं। आयुर्वेद में वायु 5 प्रकार की बताई गई है। पहला है प्राण वायु। इसका संबंध श्वसन और छाती से रहता है। दूसरा है व्यान वायु। इसका संबंध हृदय की कार्य प्रणाली से रहता है। उदान वायु तीसरा है। इसका संबंध भोजन नली से रहता है, इसलिए यह भोजन नली की कार्य प्रणाली को संचालित करती है। चौथा है समान वायु। इसका संबंध आंतों से है, इसलिए इसका संबंध भोजन को पचाने और मल बनाने के कार्य प्रणाली में संचालन से। पांचवा है अपान वायु। यह गुदा और मूत्र प्रणाली से संबंधित है, इसलिए यह मल त्यागने, शुक्राणु निकालने तथा प्रसव को संचालित करने का कार्य करती है। आपको यह जानना होगा कि वायु न घटती है न बढ़ती है, बल्कि असंतुलित होती है। इसलिए वायु से संबंधित रोगों की चिकित्सा में इसे सिर्फ संतुलित करने की कोशिश की जाती है। वायु से संबंधित रोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेट में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, लकवा,
जीभ का अकड़ जाना, सिर में रूसी हो जाना, पैरों में बिवाइया फट जाना, नींद न आना, पीठ में दर्द आदि। यदि हमें इसकी सही पहचान हो जाए तो हम अच्छी तरह से घरेलू चिकित्सा करके ही इसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा है पित्त दोष। पित्त दोष उत्तेजक और गतिशील माना गया है, इसलिए यह हमारे शरीर की एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करती है। हमारे मस्तिष्क में एक स्थानीय पित्त दोष होता है जो पूरे शरीर में रोगों के संबंध में प्रबंधन का कार्य करता है। आहार नली में भोजन जाने के बाद भोजन को पचाने की क्रिया का नियंत्रण पित्त दोष ही करता है। यही दोष बुद्धि को भी नियंत्रित रखकर तेज करता है। पित्त दोष ही क्रोध, भय आदि मनोविकारों को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को समान रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पित्त के अनियमित होने पर सभी प्रकार के त्वचा रोग, अतिसार, वमन, सिर से दर्द संबंधित बीमारियां होती हैं। अत्यधिक मसालेदार, चिकनाई युक्त तथा दूषित भोजन करने से, देर रात तक जागने से, चिंताग्रस्त होने से पित्त असंतुलित हो जाता है। घरेलू चिकित्सा में पित्त को संतुलित करने के ढेर सारे नुस्खे हैं और इसको घरेलू नुस्खा से ही नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा है कफ दोष। कफ जल और पृथ्वी तत्व से बना है, इसलिए भारी, अस्थिर और आर्द्र होता है। इसके साथ ही कफ शरीर को शक्तिशाली बनाता है तथा ऊर्जा भरने का काम करता है। कफ में अस्थायित्व का गुण होता है, इसलिए जो व्यक्ति कफ की प्रकृति वाले होते हैं वे काफी धैर्यशाली होते हैं। कफ शरीर के सभी अंगों के लिए आवश्यक चिकनाई का निर्माण करता है। कफ शरीर के सभी ढांचागत अंगों को एक दूसरे से बांधे रखता है। यह मानसिक शक्ति प्रदान करने के साथ साथ रोग निरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। जो व्यक्ति भोजन में अत्यधिक मात्रा में मीठे, नमकीन, खट्टे या ठंडे पदार्थ लेते हैं उनका कफ असंतुलित हो जाता है। कफ असंतुलित होने से खांसी, ज्वर, शरीर दर्द, सुस्ती, मोटापा, अपच आदि रोग फैलते हैं। इस प्रकार यदि हम वात, पित्त और कफ के बारे में सावधान रहें और उनके विरुद्ध न चलें तो कम से कम बीमार पड़ेंगे। प्रकृति के विरुद्ध जाने के कारण ही हम बीमार पड़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के नियम और शरीर की संरचना के अनुसार स्वस्थ जीवन जीने के कुछ नियम बनाए हैं। यदि हम उनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से बीमार कम पड़ेंगे, और यदि उसका पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे। जैसे खाने पीने के नियम बनाए हैं, वैसे ही आचार और विचार के नियम भी बनाए हैं। हम लोग अधिकांशतः खान पान के नियमों का पालन करते ही नहीं और गलत तरीके से पोषण प्राप्त करते हैं, और ऐसी गलतियां बार बार और लगातार होती रहती है। जैसे यदि हम भोजन करते हैं तो स्वाद की वजह से या तो अधिक खा लेते हैं या स्वाद न होने की वजह से कम भोजन करते हैं। दोनों ही स्थितियां हानिकारक है। यदि भोजन अधिक करते हैं तो उसे पचने में देर लगती है तथा आमाशय में गड़बड़ी पैदा होती है और इसलिए सही ढंग से पाचक रस नहीं बन पाते हैं। आगे चलकर यह सड़ा हुआ भोजन पाचन संस्थान में कई प्रकार के जहर फैलाने का काम करते हैं। इसके बाद यह भोजन छोटी आंत में पहुंचता है और वहां से स्वास्थ्य के लिए अनुकूल तत्व चून चून कर शरीर में चले जाते हैं और विषैले तथा विजातीय तत्व वहीं रह जाते हैं। अब यदि मल संस्थान अच्छे ढंग से काम करता है तो यह तत्व मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, अन्यथा वही एकत्रित रहकर शरीर में विष को बढ़ाते हैं, जिसे आजकल टॉक्सिन्स के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के अन्य अंग जैसे फेफड़े, गुर्दे, यकृत, आंते इन विषयों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं
और शरीर इनको अपने ढंग से संतुलित करने की कोशिश करता है। लेकिन इस तरह के विषैले और विजातीय तत्व यदि बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं तो सफाई करने वाले इन अंगों को बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है। अधिक श्रम करने की हालत में कभी कभी यह अंग खराब भी हो जाते हैं और इसका बड़ा नुकसान हमारे शरीर को उठाना पड़ता है। अब यदि हमारे यह अंग विजातीय तत्वों को सही ढंग से बाहर नहीं निकालते तो यह विजातीय तत्व शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं। इसलिए भोजन के मामले में हमें अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा शरीर की क्षमता से अधिक मेहनत या मानसिक परिश्रम करने से भी बीमारी होती है। शरीर से अधिक श्रम करने से हमारे शरीर के तंतु कोष अधिक मात्रा में टूटने लगते हैं। इसका कारण शरीर में कमजोरी आती है और शरीर कमजोरी के कारण कभी भी किसी भी तरह की वायरल बीमारियां को अपना सकती है। नींद की कमी के कारण भी काफी बीमारियां होती हैं। जिस प्रकार भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है उसी प्रकार अच्छी निद्रा से भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अच्छी नींद के कारण हमारे शरीर में जो स्फूर्ति आती है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सोते हैं तब हमारे शरीर के सभी अंग बराबर काम करते रहते हैं। लेकिन विश्राम की अवस्था के कारण उन्हें अत्यधिक श्रम नहीं करना पड़ता है और उन्हें रक्त का पोषण पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है, जिससे हमें स्फूर्ति का अनुभव होता है। यदि हमें अच्छे ढंग से नींद नहीं आती तो शरीर के अंदर से सभी अंगों को पर्याप्त मात्रा में रक्त का पोषण न मिलने से ऊर्जा नहीं मिल पाती है और तंतु में विष इकट्ठा होता रहता है और यही विष बीमारी का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, क्रोध आदि भावनाओं की वजह से भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अत्यधिक व्यसन जैसे तंबाकू, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि से भी बीमारियां पैदा होती हैं क्योंकि इनके सेवन से विष अधिक बनता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से चीजों का सेवन करना चाहिए और किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।